कई दिनों से दोनों तरफ से सिपाही अपने अपने मोर्चे पर जमे हुए थे। दिन में इधर और उधर से 10-12 गोलियां चल जाती, जिनकी आवाज के साथ कोई इंसानी चीख बुलंद नहीं होती थी। मौसम बहुत खुशनुमा था। हवा जंगली फूलों की महक में बसी हुई थी। पहाड़ियों की ऊंचाइयों और ढलानों पर लड़ाई से बेखबर कुदरत अपने रोज के कामकाज में व्यस्त थी। चिड़िया उसी तरह चहचहाती थी, फूल उसी तरह खिल रहे थे और धीमी गति से उड़ने वाली मधुमक्खियां उसी पुराने ढंग से उन पर ऊंग ऊंग कर रस चूसती थीं। जब गोलियां चलने पर पहाड़ियों में आवाज गूंजती और चहचहाती हुई चिड़िया चौंक कर उड़ने लगती, मानो किसी का हाथ साज के गलत तार से जा टकराया हो और उनके कानों को ठेस पहुंची हो। सितंबर का अंत अक्टूबर की शुरुआत से बड़े गुलाबी ढंग से गले मिल रहा था। ऐसा लगता था कि जाड़े और गर्मी में सुलह सफाई हो रही है। नीले नीले आसमान पर धुनी हुई रुई जैसे पतले पतले और हल्के हल्के बादल यूं तैरते थे जैसे अपने सफेद बजरों में नदी की सैर कर रहे हैं। पहाड़ी मोर्चों पर दोनों ओर से सिपाही कई दिनों से बड़ी ऊब महसूस कर रहे थे कि कोई निर्णयात्मक बात क्यों नहीं होती। ऊब कर उनका जी चाहता कि मौका बेमौका एक दूसरे को शेर सुनाएं। कोई ना सुने तो ऐसे ही गुनगुनाते रहें। वे पथरीली जमीन पर औंधे या सीधे लेटे रहते और जब हुक्म मिलता एक दो फायर कर देते। दोनों मोर्चे बड़े सुरक्षित स्थान पर थे। गोलियां पूरे जोर से आती और पत्थरों की ढाल से टकराकर वहीं चित्त हो जाती। दोनों पहाड़ियों की ऊंचाई जिन पर ये मोर्चे थे लगभग एक ही जैसी थी। बीच में छोटी सी हरी भरी घाटी थी जिसके सीने पर एक नाला मोटे सांप की तरह लौटता रहता था। हवाई जहाजों का कोई खतरा नहीं था। तोपें ना इनके पास थी ना उनके पास, इसलिए दोनों तरफ बेखटके आग लगाई जाती थी। उससे धुएं के बादल उठते और हवाओं में घुल मिल जाते। रात चूंकि बिल्कुल खामोश थी, इसलिए कभी कभी दोनों मोर्चे के सिपाहियों को किसी बात पर लगाए हुए एक दूसरे के ठहाके सुनाई दे जाते थे। कभी कोई लहर में आकर गाने लगता था तो दूसरी आवाज गूंजती तो ऐसा लगता मानो पहाड़ियां सबक दोहरा रही हों। चाय का दौर खत्म हो चुका था। पत्थरों के चूल्हों में चीड़ के हल्के हल्के कोयले करीब करीब ठंडे हो चुके थे। आसमान साफ था। मौसम में खुनकी थी। हवा में फूलों की महक नहीं थी, जैसे रात को उन्होंने अपने इत्रदान बंद कर लिए थे। अलबत्ता चीड़ के पसीने यानी बिरोजे की बू थी, पर यह भी कुछ ऐसी नागवार नहीं थी। सब कंबल ओढ़े सो रहे थे, पर कुछ इस तरह कि हल्के से इशारे पर उठकर लड़ने मरने के लिए तैयार हो सकते थे। जमादार हरनाम सिंह खुद पहरे पर था। उसकी रास्कोप घड़ी में 2 बजे तो उसने गंडा सिंह को जगाया और पहरे पर खड़ा कर दिया। उसका जी चाहता था कि सो जाए, पर जब लेटा तो आंखों से नींद को इतना दूर पाया जितने कि आसमान में सितारे थे। जमादार हरनाम सिंह चित्त लेटा उनकी तरफ देखता रहा और फिर गुनगुनाने लगा, जो तिलेनिया सितारे वालियां वे हरनाम सिंहा ओ यारा भावे तेरी मही बिक जाए। और हरनाम सिंह को आसमान पर हर तरफ सितारों वाले जूते बिखरे नजर आए जो झिलमिल झिलमिल कर रहे थे।
जुत्ती ले दे या सितारियां वाली नी हर नाम कौर ओ नारे भावे तेरी मही बिक जाए। यह गाकर वह मुस्कुराया। फिर यह सोचकर नींद नहीं आएगी, उसने उठकर और सबको जगा दिया। नार के जिक्र ने उसके दिमाग में हलचल पैदा कर दी थी। वह चाहता था कि ऊट पटांग बातें हों, जिससे इस गीत की हर नाम कौरी कैफियत पैदा हो जाए। चुनाचे बातें शुरू हुई, पर उखड़ी उखड़ी रही। बंता सिंह, जो उन सब में कम उम्र था और जिसकी आवाज सबसे अच्छी थी, एक तरफ हटकर बैठ गया। बाकी अपनी जाहिरा तौर पर मजेदार बातें करते रहे और जमाइयां लेते रहे। थोड़ी देर के बाद बंता सिंह ने एकदम सोज भरी आवाज में हीर गाना शुरू कर दिया। हीर आख्या जोगिया झूठ बोले, कौन रूठने यार मनाऊंगी। ऐसा कोई न मिलिया, मैं ढूंढ थकी, जेड़ा गया नु मोड़ लियाउंदी। एक बाज तो कांग ने कूच खोही, वेखा चुप है कि कुरला उंदाई। दुखां वालियां नु गल्लां सुख दियां नी, किससे जोड़ जहान सुनाऊंदी। फिर कुछ रुककर उसने हीर की इन बातों का जवाब रांझे की जुबान में गाया। जेड़े बाज तो कांग ने कूंज खोही, सब्र शुक्र कर बाज फना होया। एवे हाल है ऐसी फकीर दानी, धन माल गया ते तबाह होया। करे सिदक ते कम मालूम होवे, तेरा रब रसूल गवाह होया। दुनिया छड़ उदासियां पहन लईयां, सैयद वारिसो हुन वारिस शाह होया। बंता सिंह ने जिस तरह एकदम गाना शुरू किया था, उसी तरह वह एकदम खामोश हो गया। ऐसा लगता था कि खाकी पहाड़ियों ने भी उदासियां पहन ली हैं। जमादार हरनाम सिंह ने थोड़ी देर के बाद किसी अनदेखी चीज को मोटी सी गाली दी और लेट गया। सहसा रात के आखिरी पहर की उदास उदास फिजा में एक कुत्ते के भौंकने की आवाज गूंजी। सब चौंक पड़े। आवाज करीब से आई थी। सूबेदार हरनाम सिंह ने उठकर कहा, यह कहां से आ गया भौंकू। कुत्ता फिर भौंका। अब उसकी आवाज और भी नजदीक से आई थी। कुछ पलों के बाद दूर झाड़ियों में आहट हुई। बंता सिंह उठा और उसकी तरफ बढ़ा। जब वापस आया तो उसके साथ एक आवारा सा कुत्ता था, जिसकी दुम हिल रही थी। वह मुस्कुराया। जमादार साहब, मैं हुकुम्स इधर। बोला तो कहने लगा, मैं हूं चपड़ झुंझुन। सब हंसने लगे। जमादार हरनाम सिंह ने कुत्ते को पुचकारा, इधर आ चपड़ झुंझुन। कुत्ता दुम हिलाता हरनाम सिंह के पास चला गया और यह समझकर कि शायद खाने की कोई चीज फेंकी है, जमीन के पत्थर सूंघने लगा। जमादार हरनाम सिंह ने थैला खोलकर एक बिस्किट निकाला और उसकी तरफ फेंका। कुत्ते ने उसे सूंघकर मुंह खोला, लेकिन हरनाम सिंह ने लपककर उसे उठा लिया। ठहर, कहीं पाकिस्तानी तो नहीं। सब हंसने लगे। सरदार बंता सिंह ने आगे बढ़कर कुत्ते की पीठ पर हाथ फेरा और जमादार हरनाम सिंह से कहा, नहीं जमादार साहब, चपड़ झुंझुन हिंदुस्तानी है। जमादार हरनाम सिंह हंसा और कुत्ते से मुखातिब हुआ, निशानी दिखाओ। कुत्ता दुम हिलाने लगा। हरनाम सिंह जरा खुलकर हंसा, यह कोई निशानी नहीं, दुम तो सारे कुत्ते हिलाते हैं। बंता सिंह ने कुत्ते की कांपती दुम पकड़ ली। शरणार्थी है बेचारा। जमादार हरनाम सिंह ने बिस्किट फेंका, जो कुत्ते ने झट दबोचा। एक जवान ने अपने बूट की एड़ी से जमीन खोदते हुए कहा, अब कुत्तों को भी या तो हिंदुस्तानी होना पड़ेगा या पाकिस्तानी।
जमादार ने अपने थैले से एक और बिस्किट निकाला और फेंका। पाकिस्तान की तरह पाकिस्तानी कुत्ते भी गोली से उड़ा दिए जाएंगे। एक ने जोर से नारा लगाया, हिंदुस्तान जिंदाबाद। कुत्ता जो बिस्किट उठाने के लिए आगे बढ़ा था, डरकर पीछे हट गया। उसकी दुम टांगों के अंदर घुस गई। जमादार हरनाम सिंह हंसा। अपने नारे से क्यों डरता है चपड़ झुनझुन, खा ले, एक और ले। उसने थैले से एक और बिस्किट निकालकर उसे दिया। बातों बातों में सुबह हो गई। सूरज निकलने का इरादा ही कर रहा था कि चारों ओर उजाला हो गया। जिस तरह बटन दबाने से एकदम बिजली की रोशनी होती है, उसी तरह सूरज की किरणें देखते ही देखते उस पहाड़ी इलाके में फैल गईं, जिसका नाम टेटवाल था। इस इलाके में काफी देर से लड़ाई चल रही थी। एक एक पहाड़ी के लिए दर्जनों जवानों की जानें जाती थीं। फिर भी कब्जा गैर यकीनी होता था। आज यह पहाड़ी उनके पास है, कल दुश्मन के पास, परसों फिर इनके कब्जे में, इसके दूसरे दिन वह दूसरों के पास चली जाती थी। जमादार हरनाम सिंह ने दूरबीन लगाकर आसपास का जायजा लिया। सामने पहाड़ी में धुआं उठ रहा था। इसका मतलब यह था कि चाय वगैरह तैयार हो रही है। इधर भी नाश्ते की फिक्र हो रही थी। आग सुलगाई जा रही थी। उधर वालों को भी निश्चय ही उधर से धुआं उठता दिख रहा था। नाश्ते पर सब जवानों ने थोड़ा थोड़ा कुत्ते को दिया, जो उसने खूब पेट भर के खाया। सब उसमें दिलचस्पी ले रहे थे, जैसे उसको अपना दोस्त बनाना चाहते हो। पुचकार कर चपड़ झुनझुन के नाम से पुकारता और प्यार करता। शाम के करीब दूसरी तरफ पाकिस्तानी मोर्चे में सूबेदार हिम्मत खां अपनी बड़ी बड़ी मूंछों को, जिनके साथ बेशुमार कहानियां जुड़ी हुई थी, मरोड़े दे देकर टेटवाल के नक्शे को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसके साथ ही वायरलेस ऑपरेटर बैठा था और सूबेदार हिम्मत खां के लिए प्लाटून कमांडर के निर्देश प्राप्त कर रहा था। कुछ दूर एक पत्थर से टेक लगाए और अपनी बंदूक लिए बशीर धीमे धीमे गुनगुना रहा था। चन कित्थे गवाई आई रात वे, चन कित्थे गवाई आई। बशीर ने मजे में आकर आवाज जरा ऊंची की तो सूबेदार हिम्मत खां की कड़कदार आवाज बुलंद हुई, ओए कहाँ रहा तू रात भर। बशीर ने सवालिया नजरों से हिम्मत खां को देखना शुरू किया तो बशीर की बजाय किसी और से मुखातिब था, बताओ। बशीर ने देखा कुछ फासले पर वह आवारा कुत्ता बैठा था, जो कुछ दिन हुए उनके मोर्चे में बिन बुलाए मेहमान की तरह आया था और वहीं टिक गया था। बशीर मुस्कुराया और कुत्ते को संबोधित कर बोला, चन कित्थे गवाई आई रात ये, चन कित्थे गवाई आई। कुत्ते ने जोर से दुम हिलाना शुरू किया, जिससे पथरीली जमीन पर झाड़ू सी फिरने लगी। सूबेदार हिम्मत खां ने एक कंकड़ उठाकर कुत्ते की तरफ फेंका। साले को दुम हिलाने के सिवा और कुछ नहीं आता। बशीर ने एकदम कुत्ते की तरफ गौर से देखा। इसकी गर्दन में क्या है? यह कहकर वह उठा, पर इसके पहले एक और जवान ने कुत्ते को पकड़कर उसकी गर्दन में बंधी हुई रस्सी उतारी। उसमें गत्ते का एक टुकड़ा पिरोया हुआ था, जिस पर कुछ लिखा था। सूबेदार हिम्मत खां ने यह टुकड़ा लिया और अपने जवानों से कहा, जानता है तुम में से कोई पढ़ना? बशीर ने आगे बढ़कर गत्ते का टुकड़ा लिया। हाँ, कुछ कुछ पढ़ लेता हूं। और उससे बड़ी मुश्किल से अक्षर जोड़ जोड़कर यह पढ़ा, चप चपड़ झुन झुन, चपड़ झुनझुन।
ये क्या हुआ? सूबेदार हिम्मत खां ने अपनी बड़ी बड़ी ऐतिहासिक मूंछों को जबरदस्त मरोड़ दिया। कोडवर्ड होगा कोई? फिर उसने बशीर से पूछा, कुछ और लिखा है बशीरे? बशीर ने जो अक्षर जोड़ने में लगा था जवाब दिया, जी हाँ, यह यह हिंदुस्तानी, यह हिंदुस्तानी कुत्ता है। सूबेदार हिम्मत खां ने सोचना शुरू कर दिया। मतलब क्या हुआ इसका? क्या पढ़ा था तुमने? चपड़? बशीर ने जवाब दिया, चपड़ झुनझुन। एक जवान ने बहुत बुद्धिमान बनते हुए कहा, जो बात है इसी में है। सूबेदार हिम्मत खां को यह बात माकूल लगी। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है। बशीर ने गत्ते पर लिखी हुई पूरी इबारत पढ़ी। चपड़ झुनझुन, यह कुत्ता हिंदुस्तानी है। सूबेदार हिम्मत खां ने वायरलेस सेट किया और कानों पर हेडफोन लगाकर प्लाटून कमांडर से खुद उस कुत्ते के बारे में बातचीत की। वह कैसे आया था, किस तरह उनके पास कई दिन पड़ा रहा, फिर एकाएक गायब हो गया और रात भर गायब रहा। अब आया है तो उसके गले में एक रस्सी नजर आई जिसमें गत्ते पर एक टुकड़ा था। उस पर जो इबारत लिखी थी वह उसने 3-4 बार दोहराकर प्लाटून कमांडर को सुनाई, पर कोई नतीजा हासिल न हुआ। बशीर अलग कुत्ते के पास बैठकर कभी उसे पुचकार कर, कभी डरा धमका कर पूछता रहा कि वह रात कहाँ गायब रहा था और उसके गले में वह रस्सी और गत्ते का टुकड़ा किसने बांधा था, पर कोई मनचाहा जवाब ना मिला। वह जो सवाल न करता उसके जवाब में कुत्ता अपनी दुम हिला देता। आखिर गुस्से में आकर बशीर ने उसे पकड़ लिया और जोर से झटका दिया। कुत्ता तकलीफ के कारण चाऊ चाऊ करने लगा। वायरलेस से निपटकर सूबेदार हिम्मत खां ने कुछ देर नक्शे को गौर से देखा और फिर निर्णयात्मक भाव से उठा और सिगरेट की डिबिया का ढकना खोलकर बशीर को दिया। बशीरे, लिख इस पर गुरमुखी में। उन कीड़े ककोड़ों में बशीर ने सिगरेट की डिबिया का गत्ता लिया और पूछा, क्या लिखूं सूबेदार साहब? सूबेदार हिम्मत खां ने मूंछों को मरोड़े देकर सोचना शुरू किया। लिख दे, बस लिख दे। यह कहकर उसने जेब से पेंसिल निकालकर बशीर को दी। क्या लिखना चाहिए? उसने जैसे खुद से पूछा। बशीर पेंसिल की नोक को होठ से लगाकर सोचने लगा, फिर एकदम सवालिया अंदाज में बोला, सपड़ सुन सुन। लेकिन फौरन ही संतुष्ट होकर उसने निर्णय भरे लहजे में कहा, चपड़ झुनझुन का जवाब सपड़ सुन सुन ही हो सकता है। क्या याद करेंगे अपनी मां के सिखड़े? बशीर ने पेंसिल सिगरेट की डिबिया पर जमाई। सपड़ सुन सुन, 16 आने, लिख सपड़ सुन सुन। यह कहकर सूबेदार हिम्मत खां ने जोर का ठहाका लगाया और आगे लिखा, यह कुत्ता पाकिस्तानी है। सूबेदार हिम्मत खां ने गत्ता बशीर के हाथ में से ले लिया, पेंसिल से उसमें एक छेद किया और रस्सी में पिरोकर कुत्ते की तरफ बढ़ा। ले जा, यह अपनी औलाद के पास। यह सुनकर सब जवान खूब हंसे। सूबेदार हिम्मत खां ने कुत्ते के गले में रस्सी बांध दी। वह इस बीच अपनी दुम हिलाता रहा। इसके बाद सूबेदार ने उसे खाने को कुछ दिया और नसीहत करने के अंदाज में कहा, देखो दोस्त, गद्दारी मत करना। याद रखो, गद्दारी की सजा मौत होती है। कुत्ता दुम हिलाता रहा। जब वह अच्छी तरह खा चुका तो सूबेदार हिम्मत खां ने रस्सी से पकड़कर उसका रुख पहाड़ी की इकलौती पगडंडी की तरफ फेरा और कहा, जाओ, हमारा खत दुश्मनों तक पहुंचा दो, मगर देखो वापस आ जाना। ये तुम्हारे अफसर का हुक्म है, समझे? कुत्ते ने अपनी दुम हिलाई और आहिस्ता आहिस्ता पगडंडी पर, जो बल खाती हुई नीचे पहाड़ी के दामन में जाती थी, चलने लगा।
सूबेदार हिम्मत खां ने अपनी बंदूक उठाई और हवा में फायर किया। फायर और उसकी गूंज दूसरी तरफ हिंदुस्तानियों के मोर्चे में सुनी गई। इसका मतलब उनकी समझ में ना आया। जमादार हरनाम सिंह पता नहीं किस बात पर चिड़चिड़ा हो रहा था। यह आवाज सुनकर और भी चिड़चिड़ा हो गया। उसने फायर का हुक्म दे दिया। आधा घंटे तक दोनों मोर्चों से गोलियों की बारिश होती रही। जब इस शगल से उकता गया तो जमादार हरनाम सिंह ने फायर बंद करा दिया और दाढ़ी में कंघी करनी शुरू कर दी। इससे छुट्टी पाकर उसने जाली के अंदर के सारे बाल बड़े सलीके से जमाए और बंता सिंह से पूछा, ओए बंता सिंह, चपड़ झुंझुन कहाँ चला गया? बंता सिंह ने चीड़ की सूखी लकड़ी से बिरेजे को अपने नाखूनों से अलग करते हुए कहा, पता नहीं। जमादार हरनाम सिंह ने कहा, कुत्ते को घी हजम नहीं हुआ। बंता सिंह इस मुहावरे का मतलब नहीं समझा। हमने तो उसे घी की कोई चीज नहीं खिलाई थी। यह सुनकर जमादार हरनाम सिंह बड़े जोर से हंसा। ओए अनपढ़, तेरे साथ तो बात करना 95 का घाटा है। तभी वह सिपाही जो पहरे पर था और दूरबीन लगाए इधर उधर देख रहा था, एकदम चिल्लाया, वह आ रहा है। सब चौंक पड़े। जमादार हरनाम सिंह ने पूछा, कौन? पहरे के सिपाही ने कहा, क्या नाम था उसका? चपड़ झुंझुन। चपड़ झुंझुन, यह कहकर जमादार हरनाम सिंह उठा। क्या कर रहा है वो? पहरे के सिपाही ने कहा, वो आ रहा है। जमादार हरनाम सिंह ने दूरबीन उसके हाथ से ली और देखना शुरू किया। इधर ही आ रहा है, रस्सी बंधी हुई है गले में, लेकिन यह तो उधर से आ रहा है, दुश्मन के मोर्चे से। कहकर उसने कुत्ते की मां को बहुत बड़ी गाली दी। इसके बाद उसने बंदूक उठाई और निशाना बांधकर फायर किया। निशाना चूक गया। गोली कुत्ते के कुछ फासले पर पत्थरों की किरचें उड़ाती जमीन में दफन हो गई। कुत्ता सहम कर रुक गया। दूसरे मोर्चे से सूबेदार हिम्मत खां ने दूरबीन में से देखा कि कुत्ता पगडंडी पर खड़ा है। एक और फायर हुआ तो वह दुम दबाकर उल्टी तरफ भागा, सूबेदार हिम्मत खां के मोर्चे की तरफ। सूबेदार ने जोर से पुकारा, बहादुर, डरा नहीं करते, चल वापस। और उसने डराने के लिए एक फायर किया। कुत्ता रुक गया। उधर से जमादार हरनाम सिंह ने बंदूक चलाई। गोली कुत्ते के कान के पास से सनसनाती हुई गुजर गई। उसने उछलकर जोर जोर से दोनों कान फटफटाने शुरू किए। उधर से सूबेदार हिम्मत खां ने दूसरा फायर किया। गोली उसके अगले पंजों के पास पत्थरों में धंस गई। बौखलाकर कभी वह इधर दौड़ा, कभी उधर। उसकी इस बौखलाहट से हिम्मत खां और हरनाम सिंह दोनों बहुत खुश हुए और खूब ठहाके लगाते रहे। कुत्ते ने जमादार हरनाम सिंह के मोर्चे की तरफ भागना शुरू किया। उसने यह देखा तो बड़े ताव में आकर मोटी सी गाली दी और अच्छी तरह निशाना बांधकर फायर किया। गोली कुत्ते की टांग में लगी। आसमान को चीरती हुई एक चीख बुलंद हुई। कुत्ते ने अपना रुख बदला। लंगड़ा लंगड़ा कर सूबेदार हिम्मत खां के मोर्चे की तरफ दौड़ने लगा तो उधर से भी फायर हुआ, पर वह सिर्फ डराने के लिए किया गया था। हिम्मत खां फायर करते ही चिल्लाया, बहादुर, बहादुर, परवाह नहीं किया करते जख्मों की, खेल जाओ अपनी जान पर, जाओ जाओ। कुत्ता फायर से घबरा कर मुड़ा। उसकी एक टांग बिल्कुल बेकार हो गई थी। बाकी 3 टांगों की मदद से उसने खुद को चंद कदम दूसरी ओर घसीटा था कि जमादार हरनाम सिंह ने निशाना ताक कर गोली चलाई, जिससे वह वहीं ढेर कर दिया गया। सूबेदार हिम्मत खां ने अफसोस के साथ कहा, शहीद हो गया बेचारा। जमादार हरनाम सिंह ने बंदूक की गर्म गर्म नाली अपने हाथ में ली
और कहा, वही मौत मरा जो कुत्ते की होती है।